नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल भट्ट और आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ। आई वांटेड टू टॉक अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड स्पेशली बहुत सारी मिथ्स होती हैं जो इंटरव्यू के आसपास रिवॉल्व करती हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी कई सारे मिथ्स सुने होंगे कि आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, है ना। आपने और यूट्यूब शॉर्ट्स काफ़ी देखे होंगे, तो उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि बोर्ड मेंबर पूछते हैं कि आप एक खाली पेपर पे साइन करके दे दो, और आंसर में वो क्या करता है, पेपर को मोड़ देता है, उसके ऊपर दो ऐसे करके मोड़ देता है और फिर आधा आधा साइन कर देता है। ऐसे भी आपने सुना होगा। एक और काफ़ी चलता है, वो बोलते हैं कि खिड़की के पास जाओ और कूदो, तो खिड़की के पास जाके खिड़की से बाहर नहीं कूदते, खिड़की के पास ही कूद जाते हैं। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारी वीडियोज़ ना यूट्यूब शॉर्ट्स पे आपने चलती हुई देखी होंगी, और कई सारे मॉक इंटरव्यूज़ की भी कई सारी क्लिप्स आपने देखी होंगी जो कि चलती हैं यूट्यूब पे, और काफ़ी मतलब अटपटे से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो कई सारे लोग होते हैं, उनको लगता है कि जो असली यूपीएससी इंटरव्यू होता है उसमें भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो असली यूपीएससी इंटरव्यू होता है वो बहुत ही बहुत ही सटल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा, और मतलब बहुत ही सिंपल भी होता है एक तरह से, और एक तरह से डिफिकल्ट भी होता है, एक तरह से थोड़ा सब कुछ मिक्स होता है। लेकिन ऐसे उटपटांग क्वेश्चन उसमें नहीं पूछे जाते, उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप, जैसे अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो आप फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उससे पहले आपको एक डैफ फॉर्म भरना होता है, दैट इज़ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2। तो उसमें कई सारे कॉलम्स होते हैं। तो उसमें पहला कॉलम होता है अचीवमेंट्स का, तो उसमें आप अपने अचीवमेंट्स भरते हैं। फिर दूसरा कॉलम होता है उसमें स्पोर्ट्स एनसीसी वगैरह का, तो उसमें आपके जो स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स होते हैं आप वो भरते हैं, एनसीसी के अचीवमेंट्स होते हैं वो भरते हैं। फिर उसमें तीसरा कॉलम होता है पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। तो आपने स्कूल में कोई आपकी पोजीशन, आपने जैसे आप हेड बॉय रहे, हेड गर्ल रहे, हाउस कैप्टन रहे, या आपने कोई स्पोर्ट्स इवेंट करवाया, या कॉलेज में आप किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे, या कॉलेज में आपने कोई काम करवाया, तो वो उसके बारे में होता है। उसके बाद फिर फोर्थ कॉलम होता है जिसमें आप एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ और अपनी हॉबीज़ के बारे में लिखते हैं। तो ये एक तरह से आपकी सीवी होती है। तो जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है वो मेजरली इस डैफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, और जो साथ में आजकल जो करंट अफेयर्स चलते हैं उस टाइम में, स्पेशली उससे एक मंथ पहले के करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही न्यूज़ में होते हैं उस पर, और प्रॉब्ली हो सकता है आपका नेम अगर बहुत अलग सा है तो आपके नेम पे क्वेश्चन पूछ लें। आप जिस स्टेट से आते हैं, जैसे मैं उत्तराखंड से आता था, तो हो सकता है वो उत्तराखंड से डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ पे कई सारी घटनाएं भी हुई थी, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से पूछ लें। या आपके स्टेट में कोई बहुत बड़ी घटना घटी है तो उस पर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें। फॉर एग्जांपल आपके स्टेट में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ हो तो आपसे पूछेंगे कि अगर आप डीएम होते अपने स्टेट में तो आप क्या अपनाते, या फिर आपके स्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं, उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस के बारे में पूछ सकते हैं। और इनफैक्ट ऐसे ही होता है कि क्वेश्चन से आंसर निकलते हैं, फिर आंसर से ही क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे मैं आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, तो उन्होंने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था यूथ के बारे में। तो इट वाज रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स दैट द यंग पॉपुलेशन इन अ कंट्री इज फेसिंग। तो फिर उसमें मैंने ऐसे मेंशन करा था कि आई हैड आल्सो को फाउंडेड द विवेकानंद स्टडी सर्कल इन माय कॉलेज। तो फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट द क्वालिटीज़ ऑफ स्वामी विवेकानंद इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर इस तरह से मतलब क्वेश्चन में से आंसर निकलते हैं, आंसर में से क्वेश्चन निकलते हैं, और एक कॉन्वर्जेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि वाइवा जैसा कि आप बैठे हैं कि एक मेंस का क्वेश्चन आपको दे दिया है तो आप जैसे मेंस के क्वेश्चन में करते हैं, प्रोज लिख देते हैं, कॉन्स लिख देते हैं, लास्ट में कंक्लूजन दे देते हैं। कई लोगों को लगता है अगर हम ऐसे करें तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे, लेकिन अगर आप डिटेल एनालिसिस करेंगे, जो भी पीटी इंटरव्यू में मार्क्स मिलते हैं, तो आप देखेंगे कि हर बोर्ड ने बहुत कम मार्क्स भी दिए हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स भी दिए हैं, कई ने एवरेज भी मार्क्स दिए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई बोर्ड ज़्यादा दे रहा है कम हो रहा है, यूजुअली मतलब ऐसे रहता ही है, थोड़ा कर्व रहता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप सोचें कि मेंस के आंसर की तरह आप इंटरव्यू में आंसर दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा एक अपना ओपिनियन भी फॉर्म करना होता है, एक डिलीवरी का स्टाइल भी होता है। फिर उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, आप सक्सेंटली उस पॉइंट का जवाब दे रहे हैं या आप घुमा फिरा के आंसर दे रहे हैं, तो वो भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो मेजरली इन्हीं चीज़ों के आसपास जो होते हैं वो क्वेश्चंस रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि उटपटांग क्वेश्चन पूछ लिए कि अगर घड़ी को उल्टा कर दूं और ऐसे कर दूं और वैसे कर दूं, तो इस तरह से कुछ नहीं होता। बहुत आसान, बहुत सहज क्वेश्चंस होते हैं और आपकी पर्सनैलिटी पे वो बेस्ड होते हैं। इनफैक्ट जैसे आप जाएंगे वहाँ पे, आप बैठेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप घर में किसी बड़े के साथ कॉन्वर्जेशन करते हैं, तो आपसे सवाल पूछते हैं, आप उनको आंसर देते हैं, तो उसी तरह से वो कॉन्वर्जेशन चलती है। और मेरे ख्याल से आपने शायद इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ी होंगी, तो शायद आपको थोड़ा आइडिया लगा ही होगा। काफ़ी मॉक से, स्पेशली जो मॉक इंटरव्यू होते हैं उससे काफ़ी अलग होता है। और इस पॉइंट में मैं आता हूँ तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, आपने कई सारी क्लिप्स भी देखी होंगी। तो इनफैक्ट मैं अभी जिससे मिलता था तो मुझसे कहते थे कि अंशुल, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा था, बहुत अच्छा था। तो यूपीएससी में तुमसे ये सवाल पूछेगा, यूपीएससी में तुमसे ये सवाल पूछेगा। तो अभी भी कई लोगों को लगता है कि जो मॉक्स के इंटरव्यू होते हैं वही एक्चुअल इंटरव्यू होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मॉक्स के इंटरव्यू कोचिंग के इंटरव्यूज होते हैं, और जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है दैट इज़ नॉट रिकॉर्डेड।
तो वो कॉन्फिडेंशियल ही रहता है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग में क्वेश्चन, स्पेशली अगर मैं कोचिंग की बात करूँ तो कई बार क्या होता है, हम कोचिंग में कई सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कई बार थोड़े अलग हटके, थोड़े तड़कते भड़कते क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। आई एम श्योर आपने शायद शॉर्ट्स में देखा भी होगा, कई अलग अलग टाइप के लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, कई सारे लोग अलग अलग टाइप के मतलब तड़कते भड़कते क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसा मतलब इंटरव्यू में तो मैंने जितने लोगों से बात करी है, मैंने बहुत कम ही सुना है कि ऐसे बिल्कुल अलग हटके और कुछ मतलब ऐसे स्पाइसी क्वेश्चंस पूछ लें, तो ऐसा तो नहीं होता। और स्पेशली अगर मैं मॉक इंटरव्यूज़ की ही बात करूं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करवाती हैं, तो यूजुअली काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं और इसमें एक होता है कि आपने जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक दिया तो आपका नाम फिर वो अपने फाइनल रिजल्ट में भी लिख देते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप किसी टॉपर के नाम पे, मेरे नाम पे, किसी टॉपर के नाम पे किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं हमारा नाम देख के, तो पहले आप ये जांच पड़ताल कर लें कि उन्होंने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कौन सा कोर्स लिया था। तो ऐसा ना हो कि आप नाम तो किसी टॉपर का देख के वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ से सिर्फ अपना मॉक इंटरव्यू ही करा होगा। तो ये एक और चीज़ है। और एक और चीज़ के बारे में बताऊँगा, तो इनफैक्ट मैं अपना लास्ट मॉक कर रहा था, एक और बड़ा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी सब लोग वहाँ से करते हैं मॉक्स। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं दिए मॉक्स में। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो जैसे मैं प्रणाम करता हूँ सभी को शुरुआत में, तो जितने भी मॉक इंटरव्यूज़ थे मैंने सभी में ऐसे प्रणाम से ही शुरू करा। तो कुछ लोग तो खुश थे मॉक इंटरव्यू में कि अच्छा है, सही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी मॉक इंस्टीट्यूट्स ने मुझे यही बोला था कि प्रणाम आप मत कहो, वाई आर यू गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, जस्ट से गुड मॉर्निंग। तो ऐसे ऐसे फिर फीडबैक्स मुझको मिले, तो काफ़ी मिक्स्ड फीडबैक। अगर आप हाथों का जेस्चर्स आप यूज़ करें, कोई कहेगा कि कम कर दो, कोई कहेगा कि बढ़ा दो, तो ऐसा भी होता है। और कई बार क्या होता है, कई बार नेगेटिव फीडबैक्स मिल जाते हैं, उससे जो इंसान होता है उसका मोरल डाउन हो जाता है। तो अगर आप इंटरव्यू दोगे तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपका मतलब 19-20 का फ़र्क या 15-20 का फ़र्क, आपके कपड़े बहुत अच्छे नहीं है या आपका बैठने का स्टाइल बहुत अच्छा नहीं है, इतना होना चाहिए कि एक सहज होना चाहिए, बहुत अटपटा सा ना हो और ऑफेंसिव ना हो बोर्ड के प्रति। कि ऐसा ना हो कि आप में वहाँ पे फॉर्मल ड्रेसिंग आपको पहनी है और बिल्कुल ही आप इनफॉर्मल होकर चले गए, आपके बाल ऊपर नीचे हो रखे हैं, कहीं से खड़े हैं, कहीं से बैठे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको खड़े बाल नहीं रखने, आपको दाढ़ी नहीं रखना, लेकिन अगर आप दाढ़ी भी रख रहे हो तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल अनकेम्प्ड बियर्ड हो आपकी। अगर बियर्ड भी आप रख रहे हैं, दाढ़ी भी रख रहे हैं, तो अच्छे से मतलब सुधरी हुई, अच्छे से कटी हुई दाढ़ी हो। तो आपको ऑफेंसिव नहीं दिखना, आपको इनफॉर्मल नहीं दिखना। जब तक आप फॉर्मल दिख रहे हो, आप सटल दिख रहे हो, आप शालीन हो, आप उनके प्रति मतलब आपका रिस्पेक्ट भावना, एक रिस्पेक्ट की भावना है, तब तक मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू बोर्ड आपको इस बेसिस पे जज करेगा कि आपने क्या पहना है या आप कैसे दिख रहे हो। तो मुझे लगता है आप जैसे आपने आंसर्स दिया, और स्पेशली जब आपने आंसर्स दिया, आपने उस आंसर्स के पीछे लॉजिक क्या रखा। क्योंकि कोई भी आप क्वेश्चन उठा लो आजकल, चाहे मैं कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो आप छोड़िए, जो नॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं उसमें भी दो तरह के ओपिनियंस होते हैं। इनफैक्ट आप इकोनॉमी से रिलेटेड या पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन की आप बात करें तो उसमें भी दो ओपिनियंस होते हैं। हो सकता है आपका एक इकोनॉमिक राइट विंग होता है जो दे टॉक अबाउट फ्री मार्केट एंड ऑल, और एक लेफ्ट विंग इकोनॉमिस्ट होते हैं जो कि स्टेट इंटरवेंशन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो इसमें भी दो स्कूल्स आ जाते हैं। और फिर कंट्रोवर्शियल चीज़ें तो आप छोड़ ही दीजिए, उसमें तो दो फिर बिल्कुल ऑपोजिंग थॉट्स हो जाते हैं। तो इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपका आंसर क्या है, मतलब योर आंसर शुड बी गुड इट। और लेकिन उस पर यह डिपेंड करता है आप उस आंसर तक पहुंचे कैसे, व्हाट हैज़ बीन योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। कि जब आप वो आंसर दे रहे हैं तो आपने किन बारे के बारे में सोचा, क्या वो आपका आंसर लॉजिकल है, क्या आपका वो आंसर जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी वैल्यूज़ है, सेक्युलरिज्म की, जस्टिस की, इसकी इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, इसके मतलब इसके विरुद्ध तो नहीं जाता कहीं, इनके साथ ही इनके सामंजस्य बिठाता है कि नहीं बिठाता। और आपने उसके पीछे सोचा तो आपके विचार किस तरह से, खुले विचारों के हैं या आप संकीर्ण मानसिकता के हैं। तो ये सब चीज़ें जो आंसर के पीछे जाती है ना, आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर आंसर। आंसर इज इंपॉर्टेंट नो डाउट, लेकिन उसके पीछे आपकी रीजनिंग क्या रही है ना, वो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और पता है आप, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मेंस का आंसर नहीं है या आप प्रोज कॉन्स नहीं लिख सकते, तो जब तक आप अपने आंसर में वो नहीं झलकाओगे ना कि आप उस तक पहुंचे कैसे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत अच्छे नंबर इंटरव्यू में मिल सकते हैं। हो सकता है किसी को मिले हो, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको अपना थॉट प्रोसेस भी उसके पीछे झलकाना है। और दूसरी एक और चीज़ है, आपको ना उनको दिखाना है कि आप रूट से जुड़े हुए हो, आपको पता है ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कैसे होती हैं। मतलब आइडियलिस्ट होना दैट इज़ वेरी गुड, मैं भी आइडियलिस्ट हूँ, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटीज़ भी पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं फॉरेस्ट फायर्स की बात करूँ, हमारे स्टेट में अगर आप अभी देखें तो आपने शायद न्यूज़ भी पढ़ी होगी, तो हमारे स्टेट में फॉरेस्ट फायर काफ़ी लग रही हैं। तो अब फॉरेस्ट फायर पे कोई आंसर आया तो मैं ऐसे जनरल पॉइंट्स उनको बता दूँ, शायद उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इट वुड बी सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन कुछ एक्स फैक्टर नहीं होगा।
वहीं लेकिन मैं उनको बता दूं कि कोसी डिवीजन वाला जो फॉरेस्ट है, आधा फॉरेस्ट वहाँ पे बांझ का है, आधा फॉरेस्ट देवदार का है, आधा फॉरेस्ट चीड़ का है, तो चीड़ वाले फॉरेस्ट में ज़्यादा आग लगी है। फिर मैं वहाँ पे फॉरेस्ट के नाम बता दूँ, महेश खान बता दूँ, विनायक बता दूँ, आगे जाके कुंजा खड़क है वो बता दूँ। ठीक है, फिर मैं बता दूँ कि ब्रिटिशर्स ने कैसे प्लांटेशन अलग करी। पहले वहाँ पे ओक के पेड़ भी होते थे, लेकिन बाद में चीड़ के पेड़ ज़्यादा हो गए। चीड़ के पेड़ आर मोर फ्लेमेबल बिकॉज ऑफ लाख। तो अगर मैं ये सब चीज़ें बता दूं और फिर मैं एक प्रोस्पेक्टिव सोल्यूशन उनको बता दूं कि हाउ कैन वी यूटिलाइज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि सैटेलाइट से हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं, या हम लोग टेक्निकल इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं, फायर वॉल से एक आती है वो कर सकते हैं, या फिर ऊपर हेलीकॉप्टर से पानी छोड़ सकते हैं, हम लोग लोकल लोगों को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। और जैसे मैं लोकल लोगों को ट्रेन करने की बात करूँ तो काफ़ी सारे प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जैसे पीआरडी होता है, प्रांतीय रक्षा दल, और इतने सारे मतलब काफ़ी सारे स्पेशली हिली स्टेट्स में प्रोग्राम चलते हैं। अगर मैं उनके बारे में बता दूँ तो बोर्ड को लगेगा कि हाँ ये जानता है, अपने रूट से ये जुड़ा हुआ है, ऐसी चीज़ें देखी आंखों से। मतलब अगर आपको ये नहीं पता, दैट इज़ वेल एंड गुड, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन अगर आपको पता है, आपको थोड़ा डिटेल में पता है, तो वो और भी अच्छा है। फिर बोर्ड को ऐसा लगता है कि आप जुड़े हुए ज़मीन से, आपको पता है वो सब चीज़ें। तो यही होता है कि आपको दिखाना है, आपको ये नहीं दिखाना आपको कि आप बहुत ही मतलब आपने आंसर दे दिया, आपको सारे पॉइंट्स पता है, प्लस पॉइंट्स पता है, नेगेटिव पॉइंट पता है। दे वांट टू नो मोर अबाउट योर थिंकिंग बिहाइंड योर आंसर्स। तो ऐसे ही होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको मॉक में अच्छे नंबर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू में गंदे नंबर नहीं मिल सकते, या फिर आपको मॉक में गंदे नंबर नहीं मिल रहे हैं। मॉक में गंदे नंबर मिल रहे हैं तो आपको एक्चुअल इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं मिल सकते। इनफैक्ट मेरे साथ हुआ है, मैंने मॉक्स दिए होंगे, कम से कम मैंने 20 एक मॉक्स मैंने दिए होंगे। आपने मेरी वीडियोज़ भी देखी होंगी काफ़ी यूट्यूब पर। तो मेरे पास फ्री टाइम था तो मैं जाता रहता था रोज़ एक मॉक देने। तो वहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूट से जिन्होंने मुझे 210, 200 प्लस भी दिए, और कई सारे इंस्टीट्यूट से जिन्होंने मुझे 150 भी दिया। तो लेकिन मैं उनके फीडबैक को लेके बैठा नहीं रहा। जो मुझे लगा मैंने खुद पे इम्प्रूव करा। मुझे लगा कि अगर मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, मैं बहुत तेज़ बोलता था बिल्कुल फास्ट, तो मैंने उस पर थोड़ा इंप्रूवमेंट करा। जो मुझे लगा कि हाँ वो पॉजिटिव चीज़ है, तो वो मैंने लिया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स ने मुझे कई सारे फीडबैक्स दिए थे कि ऐसा तो मत ही करना। जैसे मैंने आपको एक प्रणाम वाला बताया, बाकी मैंने एक और था कि मेरे डैफ में मेरे सब्जेक्ट्स मेंशन थे बीए प्रोग्राम के, तो उन्होंने बोला कि इस तरह से मत करना, ऐसा मत बोलना और वैसा मत बोलना। तो 3-4 चीज़ें बोली थी, लेकिन मैंने इंटरव्यू में वही करा जो मुझे सही लगा। इनफैक्ट मैंने ड्रेस कोड के बारे में पूछा था कि मुझे ये पहनना चाहिए या वो पहनना चाहिए। एट द लास्ट मैंने वही करा जो मुझे सही लगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं उनकी बात मान के चला भी जाता ना, तो मैं वहाँ पे बैठा भी रहता तो मुझे असहज महसूस होता। मुझे लगता जो मेरे मन में था मैंने वो नहीं करा। और इनफैक्ट जब तक आप किसी के प्रति ऑफेंसिव नहीं हो, जब तक आप यू हैव दैट रिस्पेक्ट भावना, यू आर फॉर्मली ड्रेस्ड, और आप मतलब एक शालीन स्वभाव दिखा रहे हो अपना, तब तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और इसी में क्वेश्चन मेरे पास और आया था, काफ़ी सारे लोग ऑल्दो मतलब अभी तो प्रीलिम्स ही दे रहे हैं, वो प्रीलिम्स देंगे, लेकिन दे आर मच श्योर दैट दे विल गो थ्रू प्रीलिम्स एंड मेंस, और मुझे भी लगता है कि ऐसा होगा क्योंकि काफ़ी अच्छे बच्चे हैं वो। बाकी फिर उन्होंने मुझे उससे पूछा था कि भैया हम तो कर रहे हैं, हम लोग प्रीलिम्स मेंस की तैयारी हमारी पूरी है, लेकिन इंटरव्यू में हमें डर लग रहा है क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें डैफ में क्या भरना है। डैफ जो मैंने आपको पहले बताया था, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। और क्या कहते हैं, इसमें ना एक और क्वेश्चन था कि हम लोग इसमें गलत भर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई बच्चे गलत भरने की सोचते भी हैं, क्योंकि ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह कुछ चेक नहीं होता। लेकिन मैं आपसे एक ही गुजारिश है कि अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ आप फेक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जो आपके सामने जो आपका इंटरव्यू होता है वो काफ़ी सीनियर मेंबर्स होते हैं, और आपको पता है जैसे आपके टीचर्स होते हैं या आपके पेरेंट्स होते हैं, अगर आप झूठ बोलते हो ऐसे चुटकी में पकड़ लेते हैं वो, तो वो भाप जाते हैं। तो या फिर आप कुछ और लिख रहे हो अपने डैफ में, आपने लिख दिया कि मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, तो आप वो क्रिकेट देखना आपको पसंद है वो तभी लिखो जब आपको क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ आईपीएल देखते हैं या वर्ल्ड कप देखते हैं तो आपने वो क्रिकेट वॉचिंग हॉबी देख दिया। तो आपको क्रिकेट के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, या कितने टाइप के क्रिकेट होते हैं, कि टेस्ट क्रिकेट भी होता है, T20 भी होता है, T20 कब शुरू हुआ, पहला मैच क्रिकेट का किसमें खेला गया था, या बैट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कई सारे रूल्स। क्रिकेट जो एफेंसियानाडोज होते हैं उनको काफ़ी कुछ नॉलेज रहती है, और उनमें बोर्ड मेंबर में कोई निकल गया क्रिकेट एफेंसियानाडो तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि फिर आपको डरना भी नहीं है कि आपने लिख दिया अब मैं क्या करूँ, हो जाता है प्रिपेयर, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन ऐसा ना हो ना, कई लोग क्या करते हैं, उनको चेस का ABCD भी नहीं पता होता, तो वो प्लेइंग चेस हॉबी लिख देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हम पूरा रट लेंगे, और हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाएं ऐसा करके। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा भी फेक करेंगे तो आगे वाले को पता लग जाएगा, तो आपके लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। और फिर इसमें था कि कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि हमने यार डैफ में कुछ करा ही नहीं, हम क्या करें, हम कैसे भरें। तो मुझे लगता है इट इज़ नेवर टू लेट टू पिक अप अ हॉबी। पहले तो आप अगर अपने अंदर झाँक के देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि आप इनडायरेक्टली कोई हॉबी फॉलो कर रहे थे, या आपने बचपन में कोई हॉबी फॉलो करी होगी जो आपके दिल के बहुत करीब है। इनफैक्ट जो मैं अपनी बात बताऊँ,
तो मैं जब छोटा था तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था, ऑल्दो मैंने बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था। लेकिन जब मेरा मेंस एंड हुआ तो मुझे लगा कि डैफ के लिए कुछ मुझे भरना है, तो आई पिक दैट अप अगैन। कुछ लोग होते हैं उनको पेंटिंग का बड़ा शौक होता है, तो आप पेंटिंग कर रहे हो, यू कैन राइट पेंटिंग इन योर हॉबी। लेकिन जब आप पेंटिंग लिखते हो तो आपको करनी आती है, दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन आपको कुछ बेसिक पेंटर्स के नाम भी पता होना चाहिए कि साल्वाडोर दाली हो गया, या विंसेंट वैन गॉग हो गया, फ्रांसिस गोया हो गया, क्लॉद मोनेट हो गई, और या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स होते हैं ना कि क्यूबिज्म का स्कूल हो गया, या फिर इम्प्रेशनिस्ट हो गया, एक्सप्रेशनिस्ट हो गया, बरोक स्कूल हो गया, जो पुराने पुराने स्कूल हो गए, क्लासिक स्कूल हो गया, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इनफैक्ट आर्ट मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता कर लो, जो फेमस म्यूजियम्स हैं, फेमस पेंटिंग्स किसकी कहाँ पे लगी है, मोनालिसा कहाँ पे लगी है, या जो दाली की नार्सिसियस पेंटिंग है वो कहाँ पे लगी है, स्पेनिश पेंटर्स कौन से हैं, स्पेन में कौन सी म्यूजियम है, पेरिस में कौन सा म्यूजियम है, तो थोड़ा बहुत आप नॉलेज रख लोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपको फिर अपने डैफ में बिल्डअप करना है। और इनफैक्ट जैसे मैं कहूँ, आपको अगर आपको कुछ भी हॉबी नहीं है ना, तो आप घबराओ मत, क्योंकि जो मेंस के बाद, मेंस और इंटरव्यू के बीच का समय होता है ना, वो काफ़ी लंबा होता है, तो उसमें आप एक नई हॉबी पिकअप कर सकते हो। आप क्या, जैसे आप जॉगिंग भी एक हॉबी है, आप उसको भी पिकअप कर सकते हो, आप वेट लिफ्टिंग पे जा सकते हो, आप कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मेंस के बाद आई वेंट टू नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, तो वहाँ पे आई डिड वन कोर्स। तो फिर मैंने वो कोर्स का मेंशन अपने हॉबी वाले सेक्शन में करा था। इनफैक्ट उन्होंने डायरेक्टली तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, बट उसमें उत्तरकाशी मेंशन था, तो दे आस्क्ड मी सिचुएशन बेस्ड, रोल बेस्ड क्वेश्चन इन उत्तरकाशी, इफ यू मेड द डीएम, तो तुम्हारे 3 स्टेप्स क्या होते हैं। तो इस तरह से फिर आपको उसमें हेल्प मिल सकती है इंडायरेक्टली। ऑल्दो मेरा इंटरव्यू तो काफ़ी करंट अफेयर्स के अराउंड ही घूमा था, लेकिन आई ट्राइड टू ब्रिंग इन माई पॉइंट्स दैट आई मेंशन माई डैफ इन माई आंसर, तो फिर उससे क्वेश्चंस निकले। तो इसी तरह से डैफ आपको हेल्प करता है। और मैं ये कहता हूँ कि होता है कई बार हम लोग लेट डाउन हो जाते हैं मॉक्स में अपने इंटरव्यू के मार्क्स देख के। ऑल्दो अभी तो आपका इंटरव्यू काफ़ी देर में, लेकिन मैंने सोचा कि ये कुछ मिथ्स होती हैं इंटरव्यू के अराउंड, इसको तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन सुनते आ रहा हूँ, स्पेशली जो नॉन यूपीएससी क्राउड है, जो अभी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है मॉक्स के इंटरव्यू रियल नहीं होते, लेकिन जो नॉन यूपीएससी क्राउड भी है उनको लगता है कि वो मॉक्स वाले इंटरव्यू रियल होते हैं, या फिर वो इंटरव्यू में वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जैसे आप लोग शॉर्ट्स में देखते हैं कई बार, या उसमें आता है ना कई बार उसमें जैसे न्यूज़ रिपोर्ट टाइप्स का कुछ बना के दिखा देते हैं, वो झूठा झूठा सा, कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ऐसे पूछते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सरल भी होते हैं और पेचीदा भी क्वेश्चन होते हैं एक साथ वो। तो इस तरह से उसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के ऊट पटांग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं।